नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यदा इनसाइट में। हम ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं जो बीएड, बीएसटीसी, एमएड का हिस्सा तो है ही, साथ ही आपके लिए शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक हैं, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं शिक्षा से लेकर शिक्षण तक, उसके उद्देश्यों व ब्लूम टैक्सोनॉमी से होते हुए शिक्षक की परिभाषाएं और शिक्षक की जो विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से उसके द्वारा शिक्षण करवाया जाना चाहिए, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब हमने शिक्षण और शिक्षक पर बात कर ली है और यदि हम शिक्षार्थी पर बात न करें तो यह उचित नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। लर्नर अर्थात शिक्षार्थी यानी सीखने वाला। तो एक लर्नर की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, किस प्रकार की उसकी सामान्य विशेषताएं होंगी और ऐसी कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो शिक्षार्थी के लिए होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसकी सामान्य विशेषताओं की और आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसकी विशिष्ट विशेषताओं की। तो चलिए शुरू करें, लेकिन उसकी सामान्य विशेषताओं को जानने से पूर्व पहले शिक्षार्थी को समझ लेना आवश्यक है। उसके संदर्भ में जो भी सामान्य हम तत्व जान सकते हैं उस पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षार्थी के अन्य नाम, यानी शिक्षार्थी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो उसे बालक कहा जा सकता है, चूंकि विद्यार्थी विद्यालय का हिस्सा होता है और अधिकांशतः उसे बालक या बच्चा कहकर संबोधित किया जाता है। विद्यालय का हिस्सा है तो विद्यार्थी तो है ही, उसके साथ साथ अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता से तात्पर्य चूंकि वह कुछ सीख रहा है और सीखने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वह सीख रहा है अर्थात अधिगम करता है, इसलिए शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, बालक को अधिगम करता भी कह सकते हैं। अध्येता भी उसे कहा जाता है। अध्येता अर्थात अध्ययन करने वाला, अध्ययन करके कुछ सीखने वाला, तो इसलिए उसे अध्येता नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नाम है ये तो बहुत सामान्य है, बालक, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता। जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है वो है अध्येता। तो ये आपको याद रखने हैं कि विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। फिर हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्र बिंदु किसे कहा गया? केंद्र बिंदु कहा गया शिक्षार्थी को। केंद्र बिंदु किसे माना गया? शिक्षार्थी को, कि पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है उसके केंद्र में कौन है, उसके सेंटर पॉइंट पर कौन है, तो वो कौन है? शिक्षार्थी अर्थात बालक या विद्यार्थी। और एक साथ साथ आपको और ध्यान रखना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया गया है शिक्षार्थी को। तो यह तो होना अनिवार्य भी है। क्यों? क्योंकि पूरा जो व्यवस्था का क्रम है, शिक्षा व्यवस्था का क्रम है, वो बालक को, विद्यार्थी को ही तो कुछ सिखाने के लिए बना है। तो निश्चित रूप से सबसे सर्वोच्च स्थान भी किसका होगा? बालक का अथवा विद्यार्थी का। ठीक। फिर अब बात हो गई कि बालक क्या है, केंद्र बिंदु, तो फिर अध्यापक क्या है? अध्यापक उसकी धुरी है, ये ध्यान रखना है आपको। अध्यापक धुरी है। धुरी, अब एक केंद्र बिंदु और उसके आसपास घूमने वाली जो धुरी, तो ये धुरी के रूप में अध्यापक काम करता है कि बालक के इर्द गिर्द घूमकर उसे सब कुछ सिखाने का, सब समझाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। तो अगर बात आएगी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में धुरी कौन है? अध्यापक। या यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक किस पद पर है, नीचे दिया हो केंद्र बिंदु, सर्वोच्च स्थान, धुरी, तो हमें क्या ऑप्शन टिक करना है? धुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि आदर्श अध्यापिकाएं किन्हें कहा गया? आदर्श अध्यापिकाएं कहा जाता है माताओं को। माताएं हैं आदर्श अध्यापिकाएं। और यह कहा किसके द्वारा गया, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल ने कहा था कि माताएं ही आदर्श अध्यापिकाएं हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा अपनी माँ से कुछ ना कुछ सीखता है। बोलना, उठना, बैठना, जो भी एक सामान्य क्रियाएं प्रारंभ में बच्चे द्वारा शुरू की जाती हैं, उन सब में आदर्श अध्यापिका का
रोल अदा करती है, आदर्श अध्यापिका की भूमिका में उतरती है, वो है उसकी माता। तो निश्चित रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि आदर्श अध्यापिकाएं माताएं हैं, और उससे भी अधिक ध्यान यह रखना है कि यह कहा किसके द्वारा गया, तो फ्रॉबेल के द्वारा कहा गया। अब कुछ डेफिनेशंस पर बात कर लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ फेलोज या अध्येता की विशेषताएं। अब जिस तरीके से हमने हिंदी में इसके अन्य नाम किए कि बालक, विद्यार्थी या शिक्षार्थी, अध्येता, अधिगमकर्ता, ठीक वैसे ही अंग्रेजी में अगर हमने लर्नर शब्द याद किया है तो साथ में आपको याद रखना है फेलोज। फेलोज अध्येता के लिए प्रॉपर यूज होता है। तो अध्येता की परिभाषाओं पर अगर बात करें तो सर्वप्रथम एक सामान्य चर्चा के रूप में या सामान्य पंक्ति के रूप में यह कहा जाता है कि किसी कार्य या किसी विषय को सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या अध्येता कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य सीखने की जब इच्छा होगी या किसी विषय का ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा होगी तो वो इच्छा जिस भी व्यक्ति को होगी वही शिक्षार्थी कहलाएगा, वही अध्येता कहलाएगा, वही विद्यार्थी कहलाएगा, अधिगमकर्ता कहलाएगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति है और वो अगर कुछ सीखने की इच्छा रख रहा है तो उसे हम शिक्षार्थी नहीं कह सकते, नहीं, उसे भी शिक्षार्थी, अध्येता, अधिगमकर्ता कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीखने की इच्छा पनप रही है या सीखने की इच्छा है। शिक्षार्थी से तात्पर्य ही यही है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। तो वो शिक्षा कभी भी ग्रहण की जा सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किसी कार्य या किसी विषय को सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता या अध्येता कहलाता है। अब बात करें कोठारी आयोग के अनुसार, तो कोठारी आयोग ने कहा भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यानी शिक्षार्थी के विषय में, अध्येता के विषय में कोठारी आयोग कहता है कि जो अध्येता हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो अधिगम करता है, वे कहाँ है, भारत का भविष्य है। और कहाँ निर्मित हो रहा है वो, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो कक्षाओं में है कौन, वही अध्येता, विद्यार्थी, बालक ही तो है। उन्हीं के लिए कहा यहाँ पे कोठारी आयोग ने कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, क्योंकि वहां से बालक, विद्यार्थी, शिक्षार्थी कुछ ना कुछ सीख करके कुछ उच्च पदों पर आसीन होंगे, भारत का भविष्य बनाएंगे, कुछ ऐसा नया करेंगे कि भारत को आगे की ओर लेकर जाएंगे। फिर रूसो की अगर बात करें तो रूसो कहते हैं बालक एक पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ की तरह अध्ययन करना चाहिए। यानी यहाँ रूसो ने तो सीधा सीधा बालक को पूरी किताब ही कह दिया है। वे कहते हैं कि एक पूरी पुस्तक है बालक, पूरी पुस्तक है, वह अध्येता, वह विद्यार्थी, वह अधिगमकर्ता, और ऐसी पुस्तक है जिसका प्रत्येक पन्ना पढ़े जाने योग्य है, और किसके द्वारा, उसके अध्यापक के द्वारा। इसीलिए चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाई जाती है एक शिक्षक को कि वह बच्चे को समझे, उसको जाने, उस पर बात करे और उसकी सभी योग्यताओं को, क्षमताओं को जानते हुए, समझते हुए फिर उसके आधार पर उसे कुछ सिखाने का प्रयत्न करे। इसलिए कहा कि बालक पूरी एक पुस्तक के समान है और अध्यापक द्वारा उसका प्रत्येक पृष्ठ पढ़ा जाना चाहिए। यदि एक भी पन्ना छूट गया तो हम बालक को उच्च अधिगम नहीं सिखा पाएंगे। एक भी पन्ना छूटने से यहाँ तात्पर्य है कि अगर बालक की किसी विशेष हमने योग्यता पर ध्यान नहीं दिया, उसकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया, उसका जो भी क्रिया करने की जो तत्परता है, उसकी इच्छा शक्ति है, या उसका जो भी नया सीखने का एक सीखने की लगन है, उस पर अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो हम कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, छूट जाएगा हमसे, और वह बालक उच्च गति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अध्यापक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ की तरह उस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए, उस बालक रूपी पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। अब विशेष तो हमने परिभाषाओं की बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है। बस ध्यान ये रखना है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है, किसने कहा, कोठारी आयोग ने कहा, और बालक को पूरी पुस्तक के समान किसने कहा, तो रूसो ने कहा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रश्न अधिकांशतः यहीं से बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अधिगम किन किन माध्यमों से किया जा सकता है, किन किन माध्यमों से होकर कुछ नया सीखा जा सकता है या अधिगम करता कुछ सीखने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें है अनुभव, कि अनुभव से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यहाँ किसी भी विशेष उम्र की बात नहीं हो रही, किसी भी उम्र का बच्चा अपने अपने अनुभव से सीख सकता है, फिर चाहे वो बहुत छोटा बच्चा ही क्यों न हो। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे अगर हम लेते हैं बहुत छोटे बच्चे का, एक ऐसे बच्चे का जो बोलना नहीं जानता, जो कुछ समझता नहीं है, या ये कह ले कि इतना छोटा है कि अभी वह घुटनों के बल रेंगता है। अब सपोज कीजिए कि उसके सामने एक चलती हुई मोमबत्ती पड़ी है, तो निश्चित रूप से बच्चा उसकी ओर आकर्षित होगा। यदि हम बड़े उसके आसपास हैं तो निसंदेह उसे वहां जाने से रोकेंगे, किंतु बच्चा वहां जाने के लिए छटपटाएगा, रोएगा, जो भी उसकी क्रियाएं वह कर सकता है वह करेगा। लेकिन फिर भी हम तो उससे बड़े हैं, हम जानते हैं कि बच्चा वहां जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा या कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो हम उसे वहां जाने से रोकते रहेंगे। लेकिन कब तक रोकेंगे? जहां हमारा ध्यान 1 मिनट के लिए भी चूका, या हम थोड़ा सा उस स्थिति को भूलकर इधर उधर हुए, जैसे ही वह बच्चा स्वयं को एकांत में पाएगा, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ेगा। और होगा क्या? जो हम अभी कल्पना कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से वही होगा कि जैसे ही बच्चा उसे छूने का प्रयत्न करेगा, उसका हाथ जलेगा और वो तुरंत वहां से हटा लेगा। जल भी नहीं पाएगा, एक गर्माहट सी महसूस होगी, क्योंकि इतनी देर तो वो हाथ रखेगा ही नहीं उस पर। जैसे ही उसके पास इस तरह से अपना हाथ लेकर जाएगा मोमबत्ती के पास, उसे कुछ दर्द सा महसूस होगा और वह अपना हाथ पीछे कर लेगा। अब उसे ये नहीं पता कि वो मोमबत्ती है या वो जल रही है, ये आग है, इससे हाथ जल सकता है या क्या हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया, बस उसे कुछ दर्द का अनुभव हुआ, उसने उसकी इंद्रियों ने हाथ पीछे हटाया और वो अपने अनुभव से ये सीख गया कि अब इसके पास नहीं जाना है। अब चाहे उसके सामने मोमबत्ती पड़ी हो, आप उसे रोके भी नहीं, तब भी वह स्वयं से उस पर उसके पास नहीं जाएगा। मोमबत्ती तो छोड़िए, मोमबत्ती सी जलता हुआ कुछ भी अगर उसके समक्ष पड़ा है, तो वह उसको हाथ लगाने से, उसके पास जाने से डरेगा, वह स्वयं ही नहीं जाएगा। तो ये कैसे सीखा उसने? अपने अनुभव से सीखा। इसी प्रकार किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी उम्र का बच्चा अपने अपने अनुभवों से सीखता है, अधिगम करता है। फिर हम बात करते हैं बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से। समाज के भीतर उसके आसपास के घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली इत्यादि से वह बहुत कुछ सीखता है। जब वह समाज में उठना बैठना शुरू करता है, जब वह थोड़ा बड़ा होता है और समाज से संबंध उसके बनने लगते हैं, उसके रिश्तेदार, वह आना जाना शुरू करता है, तो वो बहुत कुछ सीखता है। कभी उसके रिश्तेदार उसे कुछ सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, कभी उसके आस पड़ोस के जो बड़े हैं वे सिखाते हैं, फिर वह मित्र मंडली को देखकर उनका अवलोकन करता है। तो इस प्रकार से समाज से भी अधिगम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो परिपक्वता। परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, तो अपनी मैच्योरिटी से, अपनी परिपक्वता से भी वह सीखता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कोई चीज़ बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, कोई तरीका सिखाना चाह रहे हैं, तो वह नहीं सीख रहा। लेकिन जैसे-जैसे वह परिपक्व होगा, स्वयं उस चीज़ को सीख जाता है जो हमारे कहने पर भी वह पहले नहीं सीखा था। तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, इस प्रकार के तरीके वह सीखता है, अधिगम करता है परिपक्वता से। फिर हम बात करें तो संस्कृति से, यानी एक बच्चा विशेष जाति, विशेष धर्म, जिस भी घर में वह जन्म लेता है, वहाँ की संस्कृति से तो परिचित होता ही है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, विद्यालय आना-जाना प्रारंभ करता है, समाज में उठना-बैठना शुरू करता है, तो वह अपनी मित्र मंडली या अन्य जो समुदाय उसके बनते चले जाते हैं, उनसे भी उनकी संस्कृति का अवलोकन करके बहुत कुछ सीखता है। फिर उसे सिखाया जाता है सर्वधर्म समभाव की स्थिति, सर्व जाति समभाव की स्थिति को उसको ग्रहण करना सिखाया जाता है। तो संस्कृति से निसंदेह बच्चा बहुत कुछ ग्रहण करता हुआ अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रियात्मकता। क्रियात्मकता यानी स्वयं की क्रियाओं से भी बच्चा सीखता है।
और अक्सर हम भी अगर बात करें तो हम बहुत सारी चीजें क्रिया करने के पश्चात ही सीखते हैं, क्योंकि जो हमने क्रिया की उसका जिस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त हुआ, अच्छा मिला, तो हमें लगता है कि ये क्रिया किए जाने योग्य है। अगर परिणाम ठीक नहीं मिला तो हम उसमें कुछ सुधार करते हैं, अपनी क्रिया को परिवर्तित करते हैं या उस क्रिया को छोड़ ही देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक उम्र का जो अधिगम करता है, चाहे वह छोटा बच्चा है और चाहे हम जैसे प्रौढ़ या हमसे भी अधिक वयोवृद्ध हैं, सब अपनी क्रियाओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अधिगम इन 5 माध्यमों से होकर गुजरता है, जिसमें हमने बात की अनुभव, समाज, परिपक्वता, संस्कृति और क्रियात्मकता। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताएं। तो शिक्षार्थी के भीतर ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वह अपने अधिगम को प्रभावी बना सके, इस पर चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहले है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य है। निसंदेह जब तक शरीर व मन स्वस्थ नहीं होगा तो अधिगम कैसे संभव हो पाएगा या उत्तम अधिगम कैसे हो पाएगा। हम अगर किसी भी उम्र की किसी भी अधिगमकर्ता की बात करें, यदि उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या हल्का सिरदर्द भी है, तो हमारे सीखने में, हमारे अधिगम करने में, हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो यदि कोई शिक्षार्थी ऐसा है कि उसे कोई जन्मजात बीमारी है, तो निसंदेह उसके अधिगम को वह प्रभावित करेगी। इसलिए कहा गया कि शरीर व मन का स्वास्थ्य जो है उत्तम होना चाहिए, वह शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से भी स्वस्थ होना चाहिए, कि उसे किसी प्रकार का कोई मानसिक चिंता न हो, उसे किसी प्रकार से कोई डर ना लगता हो किसी चीज को सीखने करने में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वह उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण होना चाहिए, शरीर व मन दोनों से। फिर है शिक्षार्थी की मूलभूत क्षमता व योग्यता। मूलभूत क्षमता यानी प्रत्येक बच्चे की जो सामान्य क्षमता होती है वह सबकी समान होती है। कुछ की विशिष्ट क्षमताएं भी होती हैं, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियोस में करेंगे, जब हम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की या अन्य अवस्थाओं की तुलनात्मक रूप से अध्ययन जब करेंगे तब हम करेंगे। लेकिन सामान्य या मूलभूत क्षमता की बात करें तो मूलभूत क्षमताएं सब विद्यार्थियों में, सब अधिगमकर्ताओं में समान होती हैं और वह अपनी क्षमता के अनुरूप ही अधिगम करता है। उसकी योग्यता कितनी है सीखने की, वह कितना योग्य है उसको अपने अंदर आत्मसात कर पाने में, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर है शिक्षार्थी की महत्वाकांक्षा, उपलब्धि व अभिप्रेरणा का स्तर। यानी एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी कितना महत्वाकांक्षी है किसी भी विषय को, किसी भी कार्य को सीख लेने के प्रति। यदि उसके भीतर महत्वाकांक्षा नहीं जन्म लेती, उसके भीतर कुछ भी नया सीखने की महत्वाकांक्षा जागती ही नहीं है, तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। तो यह बहुत आवश्यक है कि वह विद्यार्थी महत्वाकांक्षी हो, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि अधिक महत्वाकांक्षाएं भी निराशा को जन्म देती हैं। इसलिए महत्वाकांक्षा का स्तर सीमित होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो उपलब्धि व अभिप्रेरणा का स्तर, यानी जो उसने अधिगम किया, जो उपलब्धि प्राप्त की, उस उपलब्धि से उसको कितनी अभिप्रेरणा मिली, कितना वह और प्रेरित हुआ अन्य नई चीजों को सीखने में या जो सीख रहा है उसकी ओर आगे बढ़ने में। तो अभिप्रेरणा का स्तर भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके लिए हम अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा घर में कुछ नया सीख रहा है, अगर उसे हम मोटिवेट न करें, अगर हम उसके द्वारा सीखे जा रहे, उसके द्वारा किए जा रहे काम पर किसी प्रकार से उसको शाबाशी न दे या हम उसको अभिप्रेरित न करें, तो निसंदेह वह उसमें अरुचि लेने लगेगा। यानी उसकी रुचि खत्म हो जाएगी कि कोई देख ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो फिर वह उसके प्रति थोड़ा सा निराशावादी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम उसके उत्साह को थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हम कहें वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वह और ज्यादा उत्सुक हो जाएगा उस काम को सीखने के लिए। तो ये क्या है, उसकी अभिप्रेरणा का स्तर है कि वो अपनी उपलब्धि से, अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से कितनी अभिप्रेरणा को ग्रहण करता है, किस मात्रा में ग्रहण करता है, तो वही अभिप्रेरणा का स्तर उसे और नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ एज ए अभिभावक, एज ए टीचर,
एज ए मतलब ये कह लीजिए कि हम बड़े हैं अपने बच्चों के, तो हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम बच्चों की केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दें, उसी अधिगम पर ध्यान दें जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, न कि उनकी ऐसी क्रियाओं पर हंसें या बोलें या कुछ कहें जो कि हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर न करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा किसी प्रकार की अवांछित क्रिया कर रहा है, जैसे वो बहुत छोटा है और बहुत छोटा बच्चा अगर किसी को ऐसे मजाक में या कह लो किसी भी प्रकार से ऐसे थप्पड़ मार रहा है, उसके मुंह पर चांटा मार रहा है बड़ों के, तो हम कई बार हंस देते हैं कि अरे देखना बच्चा कैसे मार रहा है। तो अब वो और प्रेरित हो रहा है वो काम करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि हम उसकी ये क्रिया करने से खुश हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हम अक्सर छोटे बच्चों की ऐसी क्रियाओं पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे देते हैं जो कि उसके बड़े होने पर किए जाने पर हमें गुस्सा आता है। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर किसी को मारेगा तो हमें क्या लगेगा, इसमें तो संस्कार ही नहीं है, ये तो बड़ों को मारता है। लेकिन उसकी इसी क्रिया पर, उसके छोटे होने पर हम ही ने उसे अभिप्रेरित किया यह करने के लिए। तो यह बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों की किस क्रिया को प्रेरित करना है, उसको मोटिवेट करना है और किसको नहीं करना है। वहीं पर बच्चा सीख जाता है कि क्या किए जाने योग्य है। उसे ये नहीं समझ आ रहा है ये सही है ये गलत है, उसे ये समझ आ रहा है कि मेरे ये करने से बड़े हंस रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं। इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं कि हमें उसकी किस बात पर हंसना है और किस बात पर उसे डांटना है, तो हम जो है उनके बड़े होने पर किसी प्रकार से हमें भी निराशा आने लगेगी कि वो बच्चा किस प्रकार की क्रिया कर रहा है। तो ये बहुत ध्यान देना है। फिर है शिक्षार्थी का जीवन उद्देश्य। शिक्षार्थी का जीवन उद्देश्य बहुत प्रभावित करता है उसके अधिगम को। किसी बच्चे ने अपने जीवन का जो भी उद्देश्य बना रखा है कि उसे बड़े होकर ये बनना है, ये बनना है, इस फील्ड में जाना है, काम करना है, तो अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं तो उसका जीवन उद्देश्य भी बहुत प्रभावित करता है कि वह कितना नया सीखता है, किस स्तर पर सीखता है। और अगर उसने जीवन उद्देश्य को अपना इतना यूं कह लो कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपना अंग ही बना लिया है कि उसे अपने जीवन में इस उद्देश्य की पूर्ति करनी ही है, तो वो और अधिक अभिप्रेरित होता जाएगा अधिगम करने के लिए। फिर है शिक्षार्थी की तत्परता व इच्छा शक्ति। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि शिक्षार्थी कुछ भी अधिगम करने के लिए कितना तत्पर है, कितनी उसकी इच्छा शक्ति है, कितना वो उत्साहित है कुछ भी नया सीखने करने के लिए। और एक विद्यार्थी, एक बच्चा, एक शिक्षार्थी तभी अभिप्रेरित होता है, तभी तत्पर होता है, तभी वह उसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है जब बड़े उसको किसी ना किसी प्रकार से अभिप्रेरित करते चले जाते हैं। अगर उसके एक बार, दो बार, चार बार अधिगम किए जाने पर हम किसी प्रकार से उसे रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उसकी तत्परता, उसकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है, जो कि ध्यान हमें ही देना होगा। फिर है शिक्षार्थी का इंद्रियों पर नियंत्रण। एक अधिगमकर्ता को, एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाना बहुत आवश्यक है। उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होना ही चाहिए। यहाँ पर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है जिसमें कहा गया, विद्यार्थी नः कुतो सुखम सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। कहने का तात्पर्य कि यदि विद्यार्थी है, विद्यार्थी बनना है, तो उसे सुख कहाँ, अगर सुख चाहिए तो फिर विद्या कहाँ। और सुखार्थी को यानी सुख चाहने वाले को या तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और अगर विद्या चाहिए तो विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग करना ही होगा। तो ये किस पर आधारित है, ये इंद्रियों के नियंत्रण पर ही आधारित है। कि मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, और एग्जाम है तो निश्चित रूप से हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन नींद आ रही है, या कोई भी, अगर छोटे बच्चे की बात करें तो उसे तो खेल दिखाई देगा, तो या तो उसे खेल छोड़ना पड़ेगा अगर उसे विद्या प्राप्त करनी है, या उसे सिर्फ खेल का सुख चाहिए तो उसे विद्या छोड़नी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आपको अगर कल की परीक्षा पास करनी है तो आपको आज की नींद के सुख का त्याग करना पड़ेगा, और यदि नींद का सुख भोगना है तो फिर विद्या का त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, तभी एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी कुछ अधिगम कर सकता है। फिर है शिक्षार्थी में अनुशासन व धैर्य। निसंदेह अनुशासन एक ऐसा तत्व है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पर काम करता है। यदि किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्तर से अनुशासन को अलग कर लिया जाए
तो उस क्षेत्र का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे वो हमारी दैनिक जीवन की क्रियाएं हो, हमारे कोई विशेष क्रियाएं हो, हमारे विद्यालय जाने पर की जाने वाली क्रियाएं हो, किसी समाज में की जाने वाली क्रियाएं हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, कुछ भी हो, प्रत्येक स्तर पर अनुशासन अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुशासन यदि नहीं होगा एक शिक्षार्थी में, तो वह किसी भी प्रकार से विद्या को ठीक तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। जैसे एक उड़ती पतंग को देखकर एक बच्चे ने अपने पिता से पूछ लिया एक दिन कि पिताजी, यह जो पतंग है ये आसमान में उड़ रही है, तो इसकी डोर कभी हम खींच रहे हैं, कभी हम छोड़ रहे हैं, पर ये इतनी ऊपर और ऐसे क्यों जा रही है? क्यों हम इसकी डोर को कभी छोड़ते हैं या कभी खींचते हैं? क्या हम सारी डोर छोड़ दें तो क्या ये और ऊपर नहीं चली जाएगी? तो उसके पिता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसके पिता ने कहा, बेटा, कि अगर वो पतंग की डोर को हम खींचते हैं तो इसका मतलब है कि पतंग को आसमान में सीधा किया जा रहा है, और अगर ज्यादा खींचते रहेंगे तो वो कड़ी होकर टूट जाएगी। लेकिन फिर छोड़ना इसलिए पड़ता है कि वो पतंग अब थोड़ा और ऊंचा जा सके और आगे बढ़ सके। फिर जब वो गलत जाने लगेगी या हवा उसे दिग्भ्रमित करेगी तो फिर से हम खींच देंगे ताकि वो सीधी हो जाए। तो इस प्रकार से ही अनुशासन हमारे जीवन में काम करता है कि हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे जो अध्यापक हैं, वे हमारे ऊपर अनुशासन कभी कड़ा कर देते हैं कि हम गलत दिशा में न जाएं, और कभी हमें ढीला छोड़ देते हैं कि हम अपने मन से, अपने जो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नई क्रियाओं को कर सके, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सृजनात्मकता को बाहर ला सके। यही काम अनुशासन हमारे जीवन में जीवन पर्यंत करता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पर। और फिर अगर बात करें धैर्य की, तो धैर्य भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। एक विद्यार्थी यदि धैर्य को ग्रहण नहीं करेगा, उसके भीतर वो सहन शक्ति नहीं होगी, तो वह अधिगम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। उसे सहन करना भी आना चाहिए। यहाँ पर सहन करने से तात्पर्य या धैर्य से तात्पर्य क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर सफलता मिलती चली जाए, यह संभव ही नहीं है। बहुत से स्थान पर हमें निराशा हाथ लगती है, कभी कभी असफलताएं हमें देखने को मिलती हैं, और हम तो अगर इस उम्र में आ चुके हैं, हम बड़े हैं, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक शिक्षार्थी का जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है, विद्यार्थी का जीवन जो छोटा है, बालक है अभी, तो उसका जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है, उसे कितनी असफलताएं देखनी पड़ेंगी। तो उसे यदि धैर्य का हमने महत्व नहीं समझाया, उसे ये नहीं समझाया कि बेटा, एक बार दो बार मिली असफलता से जीवन समाप्त नहीं होता, उसे फिर से नए पायदान पर खड़ा करने के लिए उस जो असफलता है उससे सीखना पड़ता है और अपने में सुधार लाना पड़ता है, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हमें सिखाना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए धैर्य का महत्व एक बच्चे में होना ही चाहिए। फिर है शिक्षार्थी में शोध प्रवृत्ति की भावना, यानी उसकी जो शोध प्रवृत्ति है, एक अनुसंधान करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, उसमें इजाफा हमारे द्वारा ही किया जा सकता है। शोध करने की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि एक बच्चा छोटा है, जब जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, बोलना सीख रहा है, समाज में जाना शुरू कर रहा है, बाहर निकलना शुरू कर रहा है, तो उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कभी वो किसी चीज को देखकर, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये उसकी एक तरह से शोध प्रवृत्ति ही होती है। वो अपने स्तर पर तो वो शोध ही कर रहा है कि ये नई चीज दिखी, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये उसकी शोध की प्रवृत्ति है। अब अगर हम उसके छोटे होने पर उसके इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए काम करेंगे, तो निसंदेह उसकी शोध प्रवृत्ति बनी रहेगी और वो अपने प्रत्येक अधिगम में इसे लागू कर पाएगा। लेकिन अगर उसके छोटे होते हमने उसे डांट दिया या चुप करवा दिया कि बार बार इस तरह के प्रश्न मत किया करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत पूछा करो, चुपचाप चला करो, तो निश्चित रूप से उसकी जो शोध प्रवृत्ति की भावना है अंदर की, वो समाप्त हो जाएगी और वो अपने अधिगम में उसे प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसकी शोध प्रवृत्ति बनी रहे, और एक शिक्षार्थी की यही शोध प्रवृत्ति की भावना उसके नवीन अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। फिर हम बात करते हैं शिक्षार्थी की कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठ होना तो बहुत अनिवार्य एक अंग है अधिगम का, क्योंकि जब तक हम अपने सीखने के प्रति, कुछ नया करने के प्रति, कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से उसके परायण नहीं होंगे, उसके कर्तव्य निष्ठ नहीं होंगे, कर्मनिष्ठ नहीं होंगे, तो अधिगम नहीं हो पाएगा,
पूर्ण अधिगम नहीं हो पाएगा, तो एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षार्थी के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ रहे, निष्ठावान रहे। तो इस प्रकार से शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताओं की हमने चर्चा की। इसकी विशिष्ट विशेषताओं में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम चर्चा करेंगे अपनी आगामी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।